yesterday we have started the iron smelters. Okay, about them also we have learned that they were also facing the same issues like how our weavers faced the issue against the East India Company and all. Okay, against the Britishers in short. So just like cotton, Indian textiles, uh, wood steel is very much famous. Okay, in foreign countries also, in European countries. And our wood steels also means lost, means we forgot how to make it. It's not like some magic, ऐसे कुछ नहीं कि ऐसे ही अचानक से भूल गए, but iron and all were imported from the England. वही खरीदा जाता था और वही बनाया जाता था. ओके, एंड दे वेर हैविंग मशीन्स. सो हमारे जो स्मेल्टर्स थे, ओके, उनके पास मतलब जॉब नहीं था. तो फिर वो जॉब नहीं था तो फिर वो सिटीज़ में चले गए कॉटन मिल में काम करने के लिए, छोटी छोटी मिलों में काम करने के लिए चले गए, फार्मिंग में लेबर की तरह काम करने चले गए एंड ऑल. सो वो सब हमने देखा. अभी आगे हम और देखते हैं. बाई द लेट 19th century, हाउएवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वॉज इन डिक्लाइन. तो लेट 19th century में आयरन स्मेल्टिंग का मतलब डिक्लाइन हुआ. इन मोस्ट विलेजेस फर्नेसेस फेल इनटू डिसयूज एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम डाउन. वाई वॉज दिस सो? तो लेट 19th century में तो ये बहुत ही कम हो गया. क्यों कम हो गया? ऑब्वियसली सेम रीज़न, क्योंकि गवर्नमेंट जो आयरन ला रही थी, जो मशीन्स बना रही थी, वो सब फॉरेन ब्रिटिश से आ रहा था और वो लोग वही यूज़ कर रहे थे. ओके, एंड हमारी जो फर्नेसेस है, हम भी यहाँ पे कोई ले नहीं रहा है तो हम खरीदेंगे क्यों? लाइक दैट. जैसे कैटन में हो रहा था वैसे ही यहाँ हो रहा था. सो फिर फर्नेसेस ऐसे ही पड़ी रही, डिसयूज में पड़ी रही. तो उसके अगेन बताए गए हैं कि उसके ये रूल्स, ये तो रीजंस थे ही, दूसरे भी रीजंस थे. क्या? कि वन रीजन वॉज द न्यू फॉरेस्ट लॉज दैट यू हैव रेड अबाउट. ओके ओके, सो हाँ, so one reason was the new forest laws that you have read about, okay, in chapter 4. Means in chapter 4 there are some topics, okay. फॉरेस्ट लॉज मीन्स व्हाट के ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ बनाए थे. उसमें क्या था कि फॉरेस्ट में से जो भी टिम्बर वुड होगा एंड ऑल वुड जो यूज़ हुआ होगा, वो यूज़ होने लायक होगा, वो कौन लेगा? उस पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही अथॉरिटी है और कोई उसे ले नहीं सकता. और कोई ऐसे फॉरेस्ट में जा भी नहीं सकता काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए. ऐसे लॉ बना दिए थे. बिकॉज ऑफ दिस अभी हमारे पास ओर नहीं मिल रहा था, आयरन ओर भी नहीं मिल रहा था. मिट्टी से थोड़ी बनाने वाले हैं, पहाड़ों में जंगलों में जाना पड़ेगा आयरन ओर ढूंढने के लिए. तो इसीलिए भी ये भी एक रीज़न था. व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब उन्होंने रोका लोगों को बाय लॉ कि तुम अंदर नहीं जा सकते. हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर फाइंड वुड फॉर चारकोल? तो आयरन स्मेल्टिंग में जो चारकोल यूज होता है वो तो एक्चुअली आता है वुड से. तो वुड ही नहीं होगा तो चारकोल कहाँ से आएगा? वेयर कुड दे गेट आयरन ओर? आयरन ओर जो हमें चाहिए वो भी नहीं मिलेगा. ओके, क्योंकि आयरन ओर तो हमें पहाड़ियों में जंगलों में मिलता है, तो वो कैसे मिल पाएगा? Defying forest laws, they often entered the forest secretly and collected the wood. मतलब जो लॉज बनाए हुए उसको तोड़ के भी थोड़े थोड़े आयरन स्मेल्टर्स अंदर गए, वुड ले लिया, आयरन ओर भी ले लिया, ऐसा किया भी. लेकिन ऐसे चोरी कब तक करेंगे? लाइक दैट. बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन ऑन दीज बेसिस फॉर लॉन्ग. मतलब ये ऐसा लंबे समय तक ये कर नहीं पाए, क्योंकि चोरी करो, चोरी करके फिर भागो, छुप जाओ और फिर जाके आयरन स्मेल्टिंग करो, वो ज़्यादा हो नहीं पा रहा था. मैनी गेव अप देयर क्राफ्ट एंड लुक्ड फॉर अदर मीन्स ऑफ लिवलीहुड. तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और देखा कि दूसरा कोई मतलब जरिया है जिससे हम खा पी सके, अच्छे से रह सके, पैसे कमाने का. सो क्या हुआ? In some areas of the government, in areas the government did grant access to the forest. थोड़े थोड़े इलाकों में गवर्नमेंट ने ग्रांट किया था. ओके, बट द आयरन, हाँ हाँ, ग्रांट किया था मतलब ग्रांट किया मतलब परमिशन दी थी कि हाँ तुम ये साइड में जंगल में जा सकते हो, लाइक दैट.
So but the iron smelters had to pay a very high tax to the forest department for every furnace they use. This reduced their income. लेकिन ऐसे ग्रांट किया फिर भी क्या हुआ कि आयरन ओर लेके आते थे और फिर आयरन ओर लेके आए तो अपनी फर्नेस से आयरन स्मेल्टिंग करते थे. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि तुम फॉरेस्ट में से जितना भी कुछ ले जा रहे हो प्रोडक्ट उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा, लाइक दैट. तो इससे भी उनकी इनकम कम हो रही थी. नाउ मोर ओवर बाय द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वॉज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. ओके, तो लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में से आने लगा आयरन एंड स्टील. आयरन स्मिथ्स इन इंडिया बिगेन यूजिंग द इम्पोर्टेड आयरन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. तो वहाँ से आने लगा, चीप था, तो लोगों ने क्या किया, अभी जंगल में ढूंढने नहीं जाना, यही वाला आयरन ले लो जो ब्रिटिश ला रहे हैं वो. तो हुआ क्या, अभी हम ढूंढने नहीं जा रहे और वहाँ से खरीद रहे हैं, मतलब यहाँ का तो वापस उनको ही प्रॉफिट हुआ. ओके, नाउ दिस इनएविटेबली लोवर्ड द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय लोकल स्मेल्टर्स. मतलब लोग लोकल स्मेल्टर्स जो प्रोड्यूस करते थे, मतलब ऐसा समझो कि पहाड़ियों में जंगलों में जो रहते हैं वो लोग के पास यही बिजनेस है कि स्मेल्टिंग करना है, आयरन स्मेल्टिंग करना है. लेकिन वो आयरन स्मेल्टिंग करते थे, बनाते थे यूटेंसिल्स एंड ऑल, एंड फिर शहर में जाके बेचते थे. लेकिन अभी शहर के लोगों को ये लोकल वेंडर से चाहिए ही नहीं, वो लोग तो मशीन मेड या तो फिर जो वहाँ से आयरन आया था ब्रिटिश से, ओके, इंग्लैंड से जो आयरन आया था वो आयरन से यूटेंसिल्स बना दिए थे और वही यूटेंसिल्स ले रहे थे. तो ये जो लोकल आयरन स्मेल्टर्स है उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. ओके, बाय द अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्टिंग में द आर्टिशंस प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड अ न्यू कंपटीशन. तो जो आयरन स्मेल्टिंग कर रहे थे उनको नई नई कॉम्पिटिशन फेस करनी पड़ी, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिशन ही तो है कि मतलब पहले तो फॉरेस्ट लॉ बना दिए, अंदर जा नहीं सकते, जा सकते हैं और ला सकते हैं तो हाई टैक्स पे करना है. ओके, एंड वहाँ से भी इंपोर्ट होके आने लगा, इंग्लैंड से आयरन एंड स्टील इंपोर्ट होके आने लगा. तो सब जगह से कंपटीशन ही आ रही है. तो जैसे टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल डाउन हुआ था वैसे ही ये भी डाउन होने वाला है. लेकिन ये एक्चुअली उतना डाउन नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल तो बहुत पुराना है. ओके, लेकिन ये आयरन स्मेल्टिंग तो हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हमने बोला जैसे इंडियन टेक्सटाइल को फ़ायदा कहाँ हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, वैसे ही आयरन स्मेल्टिंग को भी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे फ़ायदा हुआ है. कैसे, वो अभी हम देखते हैं. तो देखो, आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया. तो अभी आयरन और स्टील फैक्ट्रीज ही आने लगी, स्टील फैक्ट्रीज. लेकिन ये कौन, ये हमारे ही लोग करने लगे. मतलब हमने देखा ना, गुजरातीज, पारसीज लोग बिजनेस करते थे ऐसे आयरन स्मेल्टिंग और वो सब, और फिर वो कहाँ बेचते थे, चाइना में बेचते थे. हम बेचते थे, सोचो एक ज़माना था जो हम यहाँ बना के चाइना में बेचते थे, और अब अभी हम सब कुछ चाइना से ला के बना के यहाँ बेचते हैं. ओके, कहाँ अंदर आना, हाँ वो तो एयर आएगी तो अंदर आएगा ना. यहाँ से बाहर जा रहा है लेकिन सामने से एयर आएगी तो अंदर आएगा. वो तो चला जाएगा, वो साइड से चला जाएगा. देखो यही होता है, क्या होता है पता है उनको, कल मैं ये लाइट का समझा रहा था. तो अगर ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे दिख रही है, अभी तो धुआं अंदर आ रहा है ऐसे दिख रहा है, लाइट ऐसे अंदर आ रही है ऐसे थोड़ी 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 थोड़ी, तो उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. ओके, हम क्लास 9 में, क्लास 10 में पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट. तो ऐसे ही हमें पाथ दिखता है. देखो एयर वैसे दिखती नहीं है फ्लो होती हुई, लेकिन यहाँ पे दिख रही है कि धुआं ऐसे अंदर आ रहा है. ओके, लाइक दैट. जैसे हमारे मुंह में से कितनी बार हम बोलते हैं तो एयर निकलती है बाहर, वो दिखती नहीं है, लेकिन ऐसे ठंड में अगर तुम कहीं पहुँच जाओ और हाँ हाँ ऐसे करो तो मुंह में से ठंडी ठंडी मतलब एयर निकलेगी, वो हमें दिखाई दे जाएगी. ओके, लाइक दैट. सो क्या हुआ, The year was 1904. In the hot month of April, Charles Weld and American geologist, okay, Charles Weld जो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे वो, एंड दोराबजी टाटा, द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा, मतलब सबसे बड़े बेटे जो थे जमशेदजी टाटा के, दोराबजी टाटा, वो उन्होंने क्या किया, वे ट्रैवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट्स. तो दो लोग इन 1904, 2 persons, one is the geologist, okay, Charles Weld, American geologist, and one is the Dorabji Tata, the eldest son, सबसे बड़े बेटे ऑफ से जमशेद जी टाटा, ढूंढ रहे थे क्या, आयरन ओर ढूंढ रहे थे.
They had spent many months on a costly venture looking for sources of good iron ore to set up a modern iron and steel plant in India. तो आयरन ओर मतलब रॉ मटेरियल जिससे आयरन बनता है. ओके जैसे कि ये चेयर है तो चेयर ये आयरन है. ओके और से स्पेसिफिकली बोले तो ये माइल्ड स्टील है. माइल्ड स्टील. ओके तो ये माइल्ड स्टील है. ये ऐसे ही नहीं आया. इसके रॉक्स थे उसको पिघलाया गया फिर उसको शेप दिया गया फिर उसको ठंडा किया गया तब जाके ये ऐसा शेप बना है. तो आयरन ओर मतलब जो आयरन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो उसको बोलते हैं आयरन ओर. ओके वो हम क्लास 10 में पढ़ेंगे कि ओर कैसे और कहाँ से हम कितने लाते हैं. तो अभी एक्चुअली में हुआ क्या था पता है कि जो जमशेदजी टाटा है उनको अपनी जो इनकम है लास्ट इनकम मतलब सब कुछ कर दिया उन्होंने. बिजनेस कर लिया ये कर लिया वो कर लिया और सबके अपने बेटों के नाम पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी कर दी. सब कुछ कर दिया. जमशेदपुर टाटा ने सब कुछ कमाया था. हाँ उन्होंने ही कमाया था. ओके जैसे धीरू भाई अंबानी उनके बाद आते हैं मुकेश अंबानी अनिल अंबानी. अब उनके बेटे आएंगे. ओके मुकेश और अनिल के. लेकिन वैसे ही जमशेदजी टाटा फिर वहाँ से लेगेसी शुरू हुई. नहीं. ओके तो उन्होंने फिर क्या किया कि अपनी जो सारी प्रॉपर्टी सब में बांट दी सब किया. फिर भी जो लमसम बचा हुआ था प्रॉपर्टी वो उनकी ये इच्छा थी उनका ये डिज़ायर था कि मेरी ये लास्ट प्रॉपर्टी है उससे मैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में लाऊंगा. ओके बनाऊंगा मतलब. तो वो उनकी इच्छा थी इसलिए ये काम कर रहे थे उसके पीछे. तो जमशेदजी टाटा हैड डिसाइडेड टू स्पेंड देखो ये लिखा ही है लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून टू बिल्ड अ बिग एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया. बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन ओर. लेकिन ये कैसे हो पाएगा क्योंकि आयरन ओर तो चाहिए. आयरन और स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूस करने के लिए तुम आयरन और स्टील की चीज़ें बनाओगे लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए आयरन ओर तो चाहिए. तो कैसे करोगे. तो ये दोनों को काम पे लगा दिया था अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड उनके बेटे को. वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट बहुत घंटे ट्रैवल करने के बाद वेल्ड एंड दोराब जी केम अपॉन अ स्मॉल विलेज. इसे घूमते घूमते एक विलेज में आए एंड फाउंड अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन कैरिंग अ बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर. मतलब उन्होंने देखा कि मैन एंड वुमेन है और उन्होंने एक बकेट उठाया हुआ है और वो बकेट में आयरन ओर है. उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा दिस पीपल वेयर अगारियाज. तो ये कम्युनिटी कौन है अगारियाज. ओके जैसे कम्युनिटी होती है पटेल्स मिस्त्री ओके मराठी ओके मोदी. ओके ये सारी कम्युनिटी भी होती है सरनेम भी होती है प्लस कम्युनिटी भी होती है. तो वैसे ही कम्युनिटी जिनका वो कम्युनिटी का नाम है अगारियाज वो लोगों को देखा. व्हेन आस्क्ड वेयर दे हैड फाउंड द आयरन ओर. उनको पूछा गया कि अरे कहाँ से लाए ये आयरन ओर. द अगारियाज पॉइंटेड टू अ हिल इन द डिस्टेंस. मतलब उन्होंने कुछ बताया नहीं ऐसे वो पहाड़ है वहाँ से हम लाए हैं आयरन ओर. So Weld and Dorabji reached the hill after an exhausting trek through the dense forest. Dense forest में exhausting trek मतलब कि एकदम थकाने वाला ट्रैक चढ़ाई करने के बाद वो हिल पे ऊपर पहुंचे जंगलों में से dense forest में से. On exploring the hill, the geologist declared that they had at last found they had been looking for. तो जब पहुंचे तब वो जियोलॉजिस्ट हमारा चार्ल्स वेल्ड ने मतलब डिक्लेयर कर दिया कि जो हम इतने मंथ से ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है. राजहरा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोर्स इन द वर्ल्ड. ओके ये हिल का नाम क्या था राजहरा हिल्स. तो ये जो राजहरा हिल्स है हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोर इन द वर्ल्ड. बहुत ही ज़्यादा फाइन अच्छा वाला ओर है ये. ओके यहाँ जो मिलता है ये पहाड़ पे वो. बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम. द रीजन वॉज ड्राई and water necessary for running the factory was not to be found nearby. कि जो हमारा चारकोल है उसको गीला करना पड़ेगा जो आयरन स्मेल्टिंग करनी है आयरन स्टील इंडस्ट्री बनानी है उसके लिए पानी तो चाहिए. पानी के बिना नहीं होगा ये कुछ. और यहाँ पे नज़दीक में कहीं भी वाटर अवेलेबल नहीं था. ओके
द टाटाज हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर अ मोर सुटेबल प्लेस टू सेटअप देयर फैक्ट्री। वो वहाँ फैक्ट्री नहीं लगा सकते थे क्योंकि पानी कहाँ से लाएंगे, इतने दूर है। तो चलो अच्छा बात है, मिल तो गया, लेकिन पानी लेके कहाँ से आएंगे, ऐसे टैंकर भर भर के तो इंडस्ट्री चला नहीं सकते। So however the Agarias helped in the discovery of source of iron ore that would later supply the Bhilai steel plant। तो अगारियाज ने हेल्प की कि तुम्हें पानी और आयरन और साथ में मिल जाए ऐसी जगह हम तुम्हें ढूंढने में मदद करेंगे, और उन्होंने मदद की। और वो जो सोर्स है वहाँ से ही भिलाई जगह का नाम है, वहाँ बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। तो भिलाई स्टील प्लांट में जो आयरन और आता है वो आयरन और ढूंढने में अगारियाज ने हेल्प की थी। Okay, now a few years later a large area of forest was cleared on the banks of the river Sabarkantha to set up a factory and industrial township Jamshedpur। तो रतन जमशेदजी टाटा के नाम से ही जमशेदपुर आया था। a few years later थोड़े साल बाद area of forest was cleared, मतलब काट उनको दिए, पानी वाला नहीं मिला तो क्या किया उन्होंने? दूसरी जगह गए। was cleared on the banks of the river Subarnarekha। ओके, सुबर्णरेखा, हाँ सुबर्णरेखा। सो ये रिवर है सुबर्णरेखा, वहाँ गए और वहाँ उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जिसका नाम क्या दिया, जमशेदपुर। पूरी टाउनशिप ही बना दी और जिसका नाम क्या दे दिया, जमशेदपुर। हियर देयर वॉज वाटर नियर आयरन ओर डिपॉजिट्स। तो यहाँ जो आयरन ओर मिलता था उसके नियर वाटर था, ये रिवर थी। ओके, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, बहुत बड़ी कंपनी टिस्को, दैट केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। देखो 1904 में ढूंढ रहे थे और स्टील प्रोड्यूस होना स्टार्ट कब हुआ, 1912 में। तो देखो ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े हमें अभी लगते हैं कि कितने बड़े लोग हैं, बट उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, दैट वी डोंट नो। ओके, सो ये इतने बड़े लोग मतलब इतने बड़े इन द सेंस इतने रिच पीपल, ओके, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, सब कुछ किया है। तो देखो कितने साल के बाद उन्होंने स्टील बनाना शुरू किया। टिस्को वॉज सेटअप एट एन opportune टाइम। ओके, मतलब सही समय पे टिस्को को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। क्यों सही समय पे, 1912 से तो स्टील बनाना स्टार्ट किया और 1914 में क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 1। ओके, सो ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील डेट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। तो इंडिया क्या कर रहा था, स्टील यूज़ कर रहा था, जो ब्रिटेन में बन रहा था वो स्टील यूज़ कर रहा था। लेकिन अभी वापस जैसे वहाँ पे ज़रूरत पड़ गई थी, कपड़ों का काम छोड़ के वो लोग कॉन्सेंट्रेट कर लिया वर्ल्ड वॉर 1 में, वैसे यहाँ पर भी हमें फ़ायदा हो गया। ये फिगर देखो, द टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा, 1940 का फ़ोटो है ये फोटोग्राफ है 1940 का। और सुबर्णरेखा रिवर के बैंक पे टिस्को कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ओके, तो अब देखो, इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील। इंडिया कहाँ से स्टील ला रही थी, ब्रिटेन से। ओके, अभी उनको क्या हुआ कि तब उतना रेलवे का एक्सपांशन नहीं हुआ था और अभी रेलवे का एक्सपांशन करना था। तो रेलवे का एक्सपांशन करने के लिए जो रेलवे की पटरी होती है वो पटरी बनानी थी। तो एक्सपांशन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया हैड प्रोवाइडेड a huge market for rail that Britain produced। ओके, तो मतलब बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला था। For a long while British experts in the Indian railways were unwilling to believe that good quality steel could be produced in India। मतलब ये लोग क्या मान रहे थे कि वैसे भी गुड क्वालिटीज़ ऑफ स्टील इंडिया में तो प्रोड्यूस होगा नहीं, तो हम धीरे धीरे स्टील लाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पे इंडियन रेलवे का एक्सपांशन करेंगे। ओके, तो वो ऐसा ही मानते थे, लेकिन ब्रिटिश ही कर रहे थे। तो वो लोग मान रहे थे कि ऐसे भी इंडिया में कहाँ कोई ऐसे प्रोड्यूस करने वाला है अच्छी क्वालिटी का स्टील, हम धीरे धीरे ब्रिटिश से लाएंगे, पैसे भी लेंगे उसके, जो लाए उससे मटेरियल बनाएंगे, उससे पटरी बनाएंगे, उससे रेल दौड़ाएंगे, वो पैसे भी हम यहीं से लेंगे और रेल की टिकट एंड कमीशन एंड टैक्स सब कुछ वो ही लेने वाले हैं। ऐसा
क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया में थोड़ी कोई ऐसा आएगा और करेगा. बाय द टाइम टिस्को वॉज सेटअप द सिचुएशंस वॉज चेंजिंग. लेकिन जब टिस्को सेटअप हो गया तब सिचुएशंस बदल गई. अभी फेवरिंग सिचुएशन हो गई इंडिया के लिए. इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. चालू हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वॉर इन यूरोप. तो जो स्टील प्रोड्यूस हुआ था ब्रिटेन में वो वॉर में भी यूज़ होगा. गन बनाएंगे और उसमें स्टील यूज़ होने वाला है बहुत ज़्यादा. यूटेंसिल्स में, गन में, आर्म्स में, सब में. ओके. तो वो ब्रिटेन का स्टील कहाँ यूज़ होने लगा? वॉर में यूज़ होने लगा. तो फिर यहाँ पर अभी क्या हुआ वापस कि इंडियन स्टील का यूज़ करो. तो अभी प्रॉफिट में आ गए. सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइंड ड्रामेटिकली. मतलब एक जैसे तहस नहस ड्रामेटिकली, मतलब ऐसे मूवी के जैसे बस बंद हो गया ऐसे. एंड द इंडियन रेलवे टर्न्ड टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स. तो इंडियन रेलवे ने किसके मदद मांगी? टिस्को से. टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को से मांगी सप्लाई. सर ओ का क्या? क्या टिस्को का मतलब ओ का फुल फॉर्म? ऑर्गेनाइजेशन. टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन नहीं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे लिखा ही तो है टिस्को, दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील. कहाँ गया ये रहा. ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का ही सीईओ है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दोनों में से एक ही वर्ड लिखते हैं. कंपनी लिखा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखते और ऑर्गेनाइजेशन लिखा तो कंपनी नहीं लिखते. तो कंपनी का ही सीओ ऐसे लिखा हुआ. सर दोनों का मीनिंग एक ही है ना? हाँ, दोनों का मीनिंग एक ही है. ओके. और सर कोऑपरेशन का मीनिंग भी वही है, लेकिन कंपनी जो होती है या ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका ओनर जो होता है वो फ्यू होते हैं. फ्यू मतलब 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 बहुत हो गए, इतने ही ओनर होते हैं. लेकिन कोऑपरेशन जो होता है वो कोऑपरेशन को ही कॉरपोरेशन बोलते हैं. उसमें बहुत ज़्यादा ओनर्स होते हैं. जैसे हमारी सोसाइटीज़ होती है, देखा है तुम, पटेल सोसाइटी है हमारी, तो उसका नाम क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी. मतलब उसका कोई हेड नहीं है और वो जो चल रही है वो कोई किसी एक के पैसे से नहीं चल रही है. बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं वहाँ पे, तब जाके वो चल रही है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, मतलब वो बैंक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने बैंक स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने मनी लगाई है वहाँ पे एज अ बिजनेस मॉडल. तो मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ओनर्स हो तो वो कॉरपोरेशन होता है, और फ्यू ओनर्स या 1 2 ओनर्स हो तो वो हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है. और सर प्राइवेट लिमिटेड मतलब? प्राइवेट मतलब ऐसे कि गवर्नमेंट ओन्ड है या कोई है. जैसे अभी मैं कंपनी खोल दूँ, ओके, जैसे मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट इट्स नॉट गवर्नमेंट. क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से जो पास होगा उसको ही मैं दूंगा, या मतलब नथिंग. रूल्स मैं ही बनाता हूँ और यही फॉलो होते हैं. ओके. और ये तो प्राइवेट हो गया. और अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोचिंग क्लास तो होते ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड तो स्कूल होती है. तो जैसे प्राइवेट स्कूल होती है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कूल होती है, तो जो भी लॉज निकलते हैं, नियम निकलते हैं, वो सारे गवर्नमेंट स्कूल के लिए ही अप्लाई होते हैं. प्राइवेट वाले बोले कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बोलेंगे अच्छा ठीक है मत करो. गवर्नमेंट कोई भी ऑपोजिशन नहीं ले सकती, नहीं कर सकती. तो कंपनी में भी वैसा ही है कि प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट ऑपरेटेड कंपनी. जैसे हॉस्पिटल्स होती है तो गवर्नमेंट, जैसे हमारी सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पे शालीमार के पास, ओके, तो वो जो सिविल हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड है. फिर वहाँ पे तुम जाओगे और सिर्फ मच्छर दिख रहे हैं या थोड़ा गंदगी दिख रही है तो यू कैन कंप्लेन, बट एक्शन एकदम फास्ट हो. दैट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो कि इतना ज़्यादा फास्ट हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड है. ओके. क्लीनिंग भी होगा तो क्लीन करने वाले भी अलग अलग होते हैं ना, कि सपोज कोई एक क्लीनर होता है जो 100 रुपीज़ दिन का दे तो पूरे दिन क्लीन करता ही रहेगा. कोई क्लीनर होते हैं कि जो 1000 रुपीज़ दिन का ले तब जाके क्लीन करते रहेंगे. दोनों जो लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, दोनों जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए, दोनों डिफरेंट है. तो प्राइवेट में 1000 वाले को हायर किया जाएगा, गवर्नमेंट में 100 वाले को हायर किया जाएगा. अंडरस्टूड? तो वही है प्राइवेट और गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ वाले ऑर्गेनाइजेशंस. नाउ क्या बोला है कि
एज द वॉर ड्रैग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स, ऐसा तो नहीं है कि वॉर शुरू हुई और ऐसे 2-3 महीने में ख़त्म हो गई, वो तो सेवरल ईयर्स तक चलती ही रही. ओके, टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वॉर. तो शेल्स एंड कैरेज व्हील्स, ओके, मतलब कि ये देखो, ये टिस्को, ये फोटोग्राफ बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफ है. एक्सपांशन एट द एंड ऑफ द वॉर, के एंड ऑफ द वॉर चल रहा था तब एक्सपांशन चल रहा था. टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वॉर, टिस्को हैड टू एक्सपांड इट्स कैपेसिटी एंड एक्सटेंड द साइज ऑफ इट्स फैक्ट्री. द प्रोग्राम ऑफ एक्सपांशन कंटिन्यूड आफ्टर द वॉर. हियर यू सी द न्यू पावर हाउसेज एंड द बॉयलर हाउसेज बीइंग बिल्ट इन द जमशेदपुर इन 1919. तो देखो कितने लोग काम कर रहे हैं और मतलब बनता ही जा रहा है, एक्सपांसन होता ही जा रहा है. मतलब कि जो वॉर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी थी, इंडियन रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था वो भी फुलफिल करनी थी, और जो रेगुलर डिमांड्स है इंडिया में वो भी फुलफिल करनी थी. और ये सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन कर रहा था? टिस्को. ओके, और टिस्को कहाँ की कंपनी है? इंडिया की कंपनी है. ओके, तो देखो, बाय 1919 the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by Tisco. तो 1919 तक 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1919 में ही वॉर ख़त्म हुआ. तो जब वॉर ख़त्म हुआ तब तक तो 90% जो गवर्नमेंट, मतलब कि कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स के पास जो स्टील था वो स्टील कहाँ से खरीद रहे थे? टिस्को से. ओवर टाइम टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर. तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी बन गई, ब्रिटिश एम्पायर के रूल होता हुए भी बहुत बड़ी कंपनी बन गई. इन द केस ऑफ, मतलब फॉर्चुनेट रहे, ओके, सब जगह से हेल्प मिली. मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 इंडिया के लिए अच्छा हुआ इन केस में. ओके, ऐसा होता है ना कि कोविड अच्छा है हम पास हो गए, वैसी ही बात है. ओके, वैसे वो अच्छा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट सपोज जो पास ना होने वाले वो भी पास हो गए तो वो तो ऐसा बोलेगा कोविड के वजह से अच्छा हुआ, ऐसे ही बोलेगा ना. ओके, लाइक दैट. सो इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, सेम जैसे कॉटन टेक्सटाइल में हुआ वैसे ही, इंडस्ट्रियल एक्सपांशन ऑकर्ड ओनली व्हेन द ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू द इंडिया डिक्लाइंड. तो इंडस्ट्रियल एक्सपांशन कब हुआ? जब ब्रिटिश इंपोर्ट इंडिया में बंद हुआ तब. एंड द मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज्ड. तो इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज हुआ तब ही ये हुआ. दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर. तो ये कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ और उसके बाद भी हुआ. अभी क्या हुआ? उनको लगा कि चलो वर्ल्ड वॉर चल रही है, अभी हम वर्ल्ड वॉर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उसके बाद वापस हम अपना पावर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ओके, वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स की ढील पड़ गई, मतलब वो जो उनका जो पकड़ था इंडिया पे वो छूट गया सब कुछ, और वो लोग अपनी पहले जैसी जो कंडीशन है वो गेन नहीं कर पाए. ओके, और फिर तो गांधी जी ने धूम मचा दी, तो इसीलिए फिर बहुत अच्छा हो गया सब. दिस हैपेंड. ओके, नाउ एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप, देखो आए गए गांधी जी आ गए, नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई थी. चलो हटाओ सब कुछ, ओके, हमारा देश है, जाओ तुम लोग, ऐसे. एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रॉन्गर. इंडस्ट्रियल क्लास था वो स्ट्रॉन्गर हो गया. गुजरातीज, पारसीज, ये टाटाज, ये सब बहुत ऊपर आ गए थे. अभी ये लोग गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो लोग है तो इंडियन ही, सपोर्ट तो करेंगे ही. ओके, एंड द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर. तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर कैसे? स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट had to concede many of these demands in the last decades of the colonial rule. मतलब कि ब्रिटिशर्स को पहले जैसा गेन और स्ट्रॉन्गर हैंड नहीं मिला इंडिया में. ओके, और फिर उनको धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़नी पड़ी, और यहाँ से ही फिर हमारा मतलब क्या बोलते हैं कि नेशनलिज्म का फाइनल नेशनलिज्म मूवमेंट जो थी यहाँ से सब स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद. क्योंकि धीरे धीरे हमारी कॉटन मिल्स एंड ऑल आ गई, फिर कॉटन की इंडस्ट्री लगने लगी इंडिया में, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर हमारे लिए, इंडिया के लिए अच्छा था. ओके, तो ऐसे ही बताया गया कि बहुत अच्छे से डेवलप होने लगा इंडिया आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 1. ओके, तो ये बहुत अच्छी हुआ हमारे लिए.
and British government had to concede many of these demands in last decades of colonial rule. तो यहीं से फिर स्टार्ट हुआ दे फाइनल, ऐसे बोलते हैं ना कि एक लेवल में मूवमेंट्स हुई थी. एक अगर तुम बोलो लेवल 1 तो पहले एकदम सपोज सबसे पहले मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और वो सब ने लड़ाई की, तो वो लेवल 1 था. फिर लेवल 2 आया जहाँ पे वो लोग ने सब कुछ टैक्स बढ़ा दिए, जलियांवाला कांड कर दिया, जलियांवाला बाग में सबको मार दिए थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ किया. तो ये लेवल 1 लेवल 2. फिर हमारे भगत सिंह शहीद जी 1920s में ही एक्सपायर्ड हो गए थे, 30s में. ओके 1930s में एक्सपायर्ड हो गए थे, तो उनको मतलब फांसी पे लटका दिया गया. तो मतलब इतना अभी लेवल 3 4 5 लास्ट में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सब कुछ ही हमारे फेवर में होने लगा, कि इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे फेवर में है, गरीब लोग हमारे फेवर में है, एजुकेटेड मिडिल क्लास हमारे फेवर में मतलब इंडिया के फेवर में. फ्री द इंडिया मूवमेंट लाइक दैट. तो देखो अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान की स्टोरी बताई गई है, तो वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लेना. ओके ये भी बढ़िया है. और ये यहाँ एक चीज़ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू थी, दैट इज़ अ वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री. ओके ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है. ये मैं तुम्हें बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, iron smelting was at one time a widespread industry in India, and there is hardly a district away from great alluvial tracts of the Indus, Gangas and Brahmaputra in which slag heaps are not found. मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि यहाँ पे आयरन और इतना नहीं था एल्यूवियल सॉइल में. For the primitive iron smelters finds no difficulty in obtaining sufficient supply of iron ore from deposits that no European iron master would regard as worth as his serious consideration. मतलब ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का और इंडस रिवर का जो पाकिस्तान में है अभी ज़्यादा, सिंधु रिवर जो बोलते हैं ना उसका नाम इंडस रिवर है. ओके तो उसी से हमारा नाम आया था. ओके इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसे बोलते हैं ना. सबसे पहले इंडस वैली के आजू बाजू ही हमारे देश में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था. लोग ऐसे नहीं कि सबसे पहले ही गुजरात में रह रहे थे, साउथ में रह रहे थे. सबसे पहले इंडस वैली के आजू बाजू ही सिविलाइजेशन हुआ था, फिर धीरे धीरे बढ़ा. तो ये सिविलाइजेशन हुआ और ये जो एल्यूवियल सॉइल का ट्रैक मिला सारी नदियों के पास से, वहाँ से भी बहुत अच्छा ओर मिला जो ब्रिटिशरों को दिखाई नहीं दिया. मतलब ब्रिटिशरों को पता ही नहीं चला कि ये जो ओर है, ये जो एल्यूवियल सॉइल के साथ जो ओर मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फाइन क्वालिटी का है, और हम वहाँ से भी हम काम करते रहे. ओके तो सर तब भी रतन टाटा तो थे ही ना. हाँ यंग थे, बहुत छोटे यंग थे, हाँ छोटे थे वही. ओके तो समझ में आया ये चैप्टर. यस तो हमारा चैप्टर क्या था? वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड द बिजनेस क्लास और इंडस्ट्रियलिस्ट. ओके बिजनेसमैन. तो हमने देखा कि कैसे हमने चैप्टर अगर स्टार्ट किया, ओवरव्यू मैंने तुम्हें बताया ही था. फिर से अगर ओवरव्यू देखे तो हमें पता चलेगा कि हमने जो ओवरव्यू में देखा था वो सारा ही हमने कवर किया है. पहले तो था इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट, के इंडियन टेक्सटाइल का क्या लेवल था, क्यों लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, वर्ल्ड मार्केट में बहुत जाना जाता था. फिर हमने देखा वर्ल्ड टेल्स अस हिस्ट्री, तो उस वो टॉपिक में हमने सब देखे वर्ड्स कैसे कैसे है. जैसे कि मुस्लिम नाम कैसे पड़ा था वो मोसुल में. हाँ वो लोग ने मोसुल में वो पहली बार यूरोपियन ने देखा था. मोसुल कहाँ पे है? वो इराक में है, इसलिए नाम पड़ गया मुस्लिम. फिर कैलिको नाम कैसे पड़ा था? वो लोग स्पाइसेस ढूंढने गए थे और उनको उधर कॉटन मिल गया, फिर कॉटन लेके चले गए. हाँ. लेकिन कैलिको नाम क्यों आया? क्योंकि वो कैलकट में उन लोग को कैलिकट, यस कैलिकट जो केरला में है वो पोर्ट पे से लेके गए थे फर्स्ट टाइम, इसीलिए वो कैलिकट नाम आया. फिर वैसे ही जगह के हिसाब से भी नाम है सारे, कासिम बाजार, कलकत्ता, पटना, ऑल दैट. ओके पाटन, पटना सब कुछ है. देन इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, तो यूरोपियन मार्केट में भी हमारा टेक्सटाइल बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गया, धूम मचा रहा था. ओके फिर वहाँ के लोगों को मतलब जेलसी होने लगी, वहाँ पैसे नहीं कमा रहे थे, तो वो कैलिको एक्ट लेके आए कि कैलिको एक्ट लाए, क्योंकि फिर वहाँ के लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था. तो कैलिको एक्ट की वजह से ब्रिटिश में हमारा इंडियन टेक्सटाइल कम हो गया, लेकिन बाकी जगह तो चल ही रहा था. फिर ब्रिटिश ये सब चल रहा था कब? जब ब्रिटिश ने बंगाल को पावर नहीं किया था, मतलब अभी पूरी तरह से पॉलिटिकल पावर में नहीं था ब्रिटिश, तब हम थोड़ा बहुत तो सरवाइव कर रहे थे.
और फिर क्या हुआ कि जब पॉलिटिकल पावर में आ गए ब्रिटिशर्स, तब बहुत ज़्यादा डिक्लिनेशन हुआ। फिर हमने देखा हु वेयर दी वीवर्स, वो भी देखा कि कौन कौन वीवर्स थे, ओके, गांव के लोग और छोटे छोटे लोग। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल भी हमने देखा, यही सारे रूल के हिसाब से वहाँ कैलिको एक्ट लाए, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, टैक्सेस बढ़ा दिए, वही सब चीज़ें। फिर कॉटन मिल्स कम अप, फिर कॉटन मिल्स आ गई, ओके, कॉटन मिल्स आ गई तो जो लोकल आयरन स्मेल्टर्स थे उनके लिए तकलीफें होने लगी, ओके। नाउ ये था हमारा पूरा टेक्सटाइल वाला। फिर स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील, तो हमने देखा कि इतना फाइन क्वालिटी का बनाते थे, ओके, स्वॉर्ड इतना फाइन क्वालिटी का था कि पूरी के पूरी, मतलब वो जो हमारा वो क्या बोलते हैं, हम क्या बोल रहे थे, वो कैप्टन हमें शील्ड, वो शील्ड को पूरे चीर दे उतनी शाइनिंग वाली और उतनी शार्प एज वाली तलवारें बनाते थे स्पेशल, और उसको बोला जाता है वुड स्टील, ओके। और ये पूरा मतलब ये भी ऐसे डिक्लाइन हुआ जैसे कॉटन हुआ था, और फिर हम भूल ही गए कि वुड स्टील कैसे प्रोड्यूस होता है। एबेंडेंस फर्नेस इन विलेज में फिर फर्नेस को ऐसे ही छोड़ा गया क्योंकि सब लॉज आ गए थे, फॉरेस्ट लॉ आ गए थे कि तुम वुड मतलब जंगल में से कुछ अंदर बाहर नहीं ले जा सकते, काम करने नहीं जा सकते, और टैक्सीज जो फर्नेसिस चला रहे उस पर भी बहुत हाई टैक्सेस लगा दिए थे। तो फिर लोगों ने ये काम ही छोड़ दिया और दूसरे काम धंधे पे ध्यान दे दिया, एग्रीकल्चर में लेबर की तरह चले गए, कॉटन मिलने लेबर की तरह चले गए, शहर में जाके कोई ना कोई काम ढूंढने लगे, लाइक दैट। तो फर्नेसिस को ऐसे ही छोड़ दिया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कम अप इन इंडिया, फिर जमशेदजी टाटा को लास्ट में हुआ कि चलो अभी हम अपनी कंपनी प्रोड्यूस मेक करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। तो दो साइंटिस्ट उन्होंने 1904 से स्टार्ट किया था। तो एक साइंटिस्ट थे दैट इज़ चार्ल्स वेल्ड, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे वो, और दूसरे उनके बड़े बेटे दैट इज़ दोराबजी टाटा। वो दोनों मतलब बहुत सालों तक ढूंढते रहे और फिर अचानक से उनको एक गांव में वुमेन ऐसे बकेट माथे पे ले जाते हुए देखे, और तब उनको आयरन ओर दिखा। उन्होंने बोला कहाँ से लाया, तो उन्होंने बोला कि वो हिल्स पे से लाए, वो हिल्स का नाम था राजहरा हिल्स। हाँ, तो वो जहाँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि पानी नहीं था, आसपास पानी नहीं था, तो पानी नहीं था इसलिए इनका डिजायर, मतलब इनका जो सपना है सपना ही रह गया, वहाँ इंडस्ट्री नहीं कर सकते थे। लेकिन वो जो अगारियाज है उन्होंने हेल्प किया, और फिर सुबर्ण रेखा रिवर के पास उन्होंने एक पूरा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना दिया जिसका नाम रखा है जमशेदपुर। और वहाँ वो चलता रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी किया। प्रॉफिट तो कर रहा था, लेकिन साथ साथ में ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड से आ रहे स्टील, आयरन और स्टील के ओर को ही मतलब प्रॉफिट दिया जा रहा था। लेकिन फिर हुआ क्या कि वो लोग मानते थे कि ब्रिटिशर्स मानते थे कि यहाँ की रेलवे हम एक्सपांड कर देंगे धीरे धीरे ब्रिटेन से लाके स्टील एंड आयरन और, यहाँ पे इतना अच्छा आयरन और बनेगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो वैसे ही वो लोग मानते थे। लेकिन टिस्को हमारी कंपनी जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ओके, उन्होंने करके दिखाया, और फिर रेलवे के लिए वो सप्लाई करने लगे। रेलवे के लिए जो ट्रैक बनाने होते हैं उसके लिए सप्लाई करने लगे क्या, अपना स्टील। फिर जो आर्म्स में और गन्स में सब जगह जो यूज़ होता है वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वॉर के यूज़ होने लगे, वहाँ भी सप्लाई कर रहे थे, और लोकल यूज़ के लिए भी स्टील सप्लाई कर रहे थे। और 1919 तक मतलब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तब तक अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द स्टील जो ब्रिटिशर्स यूज़ कर रहे थे वो कहाँ से ले रहे थे, टिस्को से ले रहे थे, ओके। और वो चलता रहा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहा। और फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट ने जोर पकड़ लिया, और फिर उसके बाद जैसे वर्ल्ड वॉर के पहले जो कंडीशन थी वैसी कंडीशन वापस आई नहीं, और फिर वैसे ही करके हमारा इंडिया फ्री हो गया, ओके। तो इसी वजह से फिर हम इसको ही आगे बढ़ा के हम देखेंगे कि हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे आया, वो तो क्लास 10 में आएगा। फिर नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे हुआ वो भी आएगा, और इसके आगे भी हम बढ़िया चैप्टर्स देखने वाले हैं। तो ये तो हमने देखा था वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स, बिजनेसमैन एंड ऑल। तो अभी हमारा है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। देखो 1870 से 1947 एंड इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो ये पूरी एक जर्नी दिखाई गई, अंडरस्टूड।
तो मज़ा आई चैप्टर्स में, बोरिंग तो नहीं लगा? ओके, समझ में आया सब? अब हम 3:30 में 10 मिनट बाकी છે, तो जो ये पूरी जर्नी हम अभी हमने 6 चैप्टर देख लिया है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे 7 चैप्टर्स, दैट इज सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। ये तो तुम्हारी हिस्ट्री है, फिर हम थोड़ा दूसरा भी स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी एंड ऑल। ओके, तो हम कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। ओके, जो स्कूल में क्या चल रहा है साइंस मैथ्स में, हम बहुत पीछे तो नहीं है? नहीं सर, साइंस में सिर्फ एक ही चैप्टर सर आगे यहाँ चला बंद है। कर दे। ओके, दैट्स इट। यहाँ ये